गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और बिरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। गावा सर, प्रशांत सावंत हमारे साथ बने हुए हैं, रचना वैद्य जुड़ेंगी हमारे साथ और नीलेश जैन भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हम प्रकाश दीवान से जानेंगे कि किन स्टॉक्स में इस लेवल पर अब आपको बाय करना है। लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट का स्टेटस चेक कर लेते हैं। बात करते करते मिड कैप इंडेक्स अब 1000 पॉइंट नीचे हो गया। जी हाँ, मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी भी नीचे है लेकिन मिड कैप इंडेक्स अब करीब करीब 1000 पॉइंट नीचे, 2%। एक बार स्मॉल कैप लेकर आइए जरा। स्मॉल कैप इंडेक्स, अब स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी अपने हाई से आज का जोड़ दें अगर आप, तो करीब करीब 11 साढ़े 11% के करीब गिर चुका है आज का जोड़ने के बाद। 2.5% नीचे इस समय स्मॉल कैप इंडेक्स। और एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए अब जरा एक बार आप। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ख़राब इस समय। एनएससी का एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये स्मॉल कैप इंडेक्स आया, अब ये एडवांस डिक्लाइन आएगा। सिर्फ 300 बढ़ने वाले शेयर, 2000 गिरने वाले शेयर। निफ्टी भी अब डे लो पर है, 58 पॉइंट नीचे। और निफ्टी में क्या कल्प्रिट्स हैं, एक बार जरा निफ्टी पर आते हैं, क्योंकि आईटीसी अभी भी कंफर्टेबली ग्रीन में है 5.5%, लेकिन आईटीसी को छोड़कर कोई और सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर अच्छी डिक्लाइन आ रही है। कोल इंडिया, ओएनजीसी, यहाँ पर अच्छी डिक्लाइन है। आई थिंक वो प्रशांत जी ने अच्छी ट्रेड पिक की थी, वो अदानी एंटरप्राइजेस वाला ट्रेड वो अच्छा रहा। पुट ऑप्शन जो उन्होंने लिया था, अदानी एंटरप्राइजेस डे लो पर आ गया इस समय। टाटा मोटर्स, यूपीएल, मारुति, भारती, प्रॉब्लम है मार्केट में आज, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम मिड कैप में है। वीरू जी हाँ, प्रॉब्लम मिड कैप स्पेशली, स्मॉल कैप स्पेशली। निफ्टी एट डे लो, निफ्टी बैंक एट डे लो, निफ्टी आईटी भी अपनी जो शुरुआत में बढ़त थी वो गवाता हुआ। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। जो बातचीत करेगा हमारे से इस वक्त प्रकाश गावा सर, प्रशांत सावंत जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, यानी अभी उन्हें दिक्कतों का सामना और करना पड़ेगा। और रचना वैद्य जी और नीलेश जी जो फ्रेश दिक्कतें हैं उनको सामना करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी, अब आप शॉर्ट्स ओपन कर रही हैं क्या, और कहाँ, और आपके 2 ट्रेड्स? ओपन करे हुए ही है बहुत टाइम से, और हमारे क्लाइंट्स को भी शॉर्ट साइड पे ही आज कॉल दिया है सुबह सुबह। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे फ्रेश कॉल्स की शॉर्ट साइड पे बात दिखे तो वो एक एचएएल में दिख रही है। एचएएल में सेक्टोरली भी आप देखो तो पीएससी सीपीएससी सब बहुत परेशानी में है, और वो कोई आज की बात नहीं, 2-4 दिनों से चल रहा है ये सिलसिला। तो यहाँ पे एचएएल में फर्दर गिरावट का चांस है। फिलहाल इट इज एट 3118 ऑन फ्यूचर्स, और मेरा ये मानना है कि ये डाउन साइड पे 3070 तक जाना चाहिए, और ये नेगेटिविटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक ये अपसाइड पे 3135 के नीचे रहेगा। जब 3135 का एसएल लगा के अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो पहला टारगेट होना चाहिए 3070 एंड सेकंड टारगेट वुड बी 3030। ओके, रचना जी के 2 ट्रेड्स, एचएएल को यहाँ पे शॉर्ट कर रही हैं आप, और दूसरा ट्रेड लेके आइए प्लीज़। 3070 के टारगेट के लिए इनका शॉर्ट है। अच्छा, एक ही, अरे रचना जी दूसरा भी? दूसरा ट्रेड मेरा जो रहेगा अगेन ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा, एंड दैट विल बी इन द फ्यूचर्स ऑफ अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज में बहुत तगड़ी गिरावट आ रही है। फ्यूचर्स के हिसाब से इट इज एट 3037, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये काउंटर बहुत ही जल्दी 2990 की तरफ जाना चाहिए। ये नेगेटिविटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक ये काउंटर 3050 के नीचे रहेगा। तो 3050 इज द एसएल and 2990 is the target. ओके, 2 ट्रेड्स, अदानी एंटरप्राइजेस भी आपका शॉर्ट है, और अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट लेके आइएगा एक बार स्क्रीन पे। यस, यहाँ पेन और डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास आके ट्रेड करता है। 2990 का लक्ष्य है यहाँ पर। अच्छा, अब बाकी ट्रेड्स पिक करते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ है। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स नीलेश इस वक्त के? मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग सभी को। देखिए, सबसे पहले एक बिकवाली वाला ट्रेड रडार पे आया है, वो है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पे। इस पर्टिकुलर काउंटर में ऊपरी तरफ पर कहीं ना कहीं एक टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रिपल टॉप बना था लगभग 176 177 के जोन में, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब होता हुआ नजर आ रहा है, और ये वीकनेस है वो यहाँ से और एक्सटेंड हो सकती है। 148 एंड 145 ये 2 टारगेट निचले स्तरों पर हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा आज के दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास का। फ्यूचर्स में 154 के आसपास है, 158 का स्टॉप लॉस रखें।
148 एंड 145 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक कॉन्ट्रा बेट है, मार्केट की वीकनेस के विपरीत एफएमसीजी स्पेस में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे नेस्ले इंडिया इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें पिछले 3-4 दिनों से लगातार स्ट्रेंथ नजर आ रही है और आज एक फ्रेश अपमूव भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है विद अ गुड ब्रेकआउट। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी नेस्ले इंडिया में। थोड़ी सी डिप मिले तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और फेवरेबल होंगे। 2580 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 2680 2710 ये दो टारगेट्स होंगे। नेस्ले इंडिया में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते ये नेस्ले इंडिया में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। आज सुबह से नेस्ले पर 2-3 बार कॉल आ चुकी हैं। गावा सर, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दो स्टॉक, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। मेरे ख्याल से ब्रिटानिया पर लॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पर 4927 पर ट्रेड कर रहा है। 4900 का स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि 5000 का ही जोन देख सकते हैं ब्रिटानिया में। स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क शॉर्टिंग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ट्रेड कर रहा है 911 में। पॉसिबल है कि और लेवल देख सकते हैं करीब 890 के। स्टॉप होगा 930 का ग्लेनमार्क शॉर्ट। ओके प्रशांत जी, पहले तो अदानी वाली ट्रेड पर अपडेट दे दीजिए और उसके बाद इस समय की ट्रेड्स आपकी। जी अनुज जी, थैंक यू। मैं उसके ऊपर बात करने ही वाला था। तो जस्ट एक राय देना चाहूंगा दर्शकों को कि मार्केट में ऑप्शंस की ट्रेड करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो बहुत सिलेक्टिव रही है। और आज सुबह जो रेकमेंड किया था मैंने अडानी एंटरप्राइज 100 रुपए के आसपास, वो टारगेट 2 के बहुत नजदीक जा चुका है। 160 का टारगेट 2 था, 145 का टारगेट 1, 152 का हाई बन चुका है। तो अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशन है तो आप हाफ बुक करके हाफ का स्टॉप लॉस 130 पे लाइए। अगर एक लॉट से ट्रेड करें तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 130 पे होना चाहिए। तो किसी भी सूरत में आप प्रॉफिट लेके ही बाहर आओगे। ब्रेकडाउन काफी अच्छा है, सस्टेन हो रहा है। हो सकता है ये और आगे जाए, बट मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना इस वक्त के लिए सबसे अहम होगा। तो वो करेंगे। करंट मार्केट में रिस्क को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ताकि मार्केट जब स्टेबलाइज हो आप उस कैपिटल को यूज करके आसानी से ट्रेड कर पाए। तो ये अपडेट होगी अडानी एंटरप्राइज पे। और जहां तक अभी की बात है, तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है अशोक लेलैंड पे। 165 के सपोर्ट से ऑलमोस्ट आसपास है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करके मैं इसको शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। 172 172 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 150 150 का। और नेक्स्ट पिक भी मेरा शॉर्ट ही होगा। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स पे शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। दोनों ही सिमिलर पैटर्न्स है। और ग्रैन्यूल्स को अगर हम देखें तो 421 पे ट्रेड कर रहा है। जो 425 का सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 432 432 और टारगेट रखेंगे 400 का 400। दूसरी बात, यहाँ पे कल जो बिक वाली हुई काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट रेकमेंड कर रहा हूँ। ओके बिल्कुल। चलिए, तो ये इस समय की ट्रेड्स। सो ट्रेड सारी पूरी हुई अभी यहाँ पर। मार्केट 1100 पॉइंट अब मिड कैप इंडेक्स नीचे और एडवांस डिक्लाइन अब 1:9 का हो गया है। खैर चले हुए ऐसे ही थे ये स्टॉक्स, लेकिन 1:9 का एडवांस डिक्लाइन मेरे ख्याल से वीरू इस पूरी स्विंग में अब तक का ये सबसे खराब एडवांस डिक्लाइन होगा। मेरे ख्याल से इससे खराब नहीं देखा मैंने। 1:5 1:6। मैं वही कहता, आपकी बात ये बिल्कुल सत्य होगी। और मेरे को अनुज सुबह थोड़ा सा जब आप बात करते थे ना मिड कैप की, वो 50 डे में देख के लग रहा था कि आज एक बहुत बड़ा पेनफुल डे होने वाला है। और मेरे ख्याल से अनुज, ये जब से वो आपने व्यू लिया ना कि मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रही है, ये 16 फरवरी के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे वाइल्ड कैंडल है मिड कैप में। तो आज वाकई पेन निकल रहा है। और जो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स के व्यू आ रहे हैं ना अनुज, ये स्पेस को ड्राई कर रहे हैं। 100% ये इम्पैक्ट कॉस्ट भी मार रही है। नहीं 100% देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट को कूल डाउन भी कराया जा रहा है वीरू। ये देखिए क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मार्केट जब ओवर एक्सुबरेंट हो जाती है तो रेगुलेटर्स को भी थोड़ा डर लगता है। वो जो आरबीआई का एक्शन आया था, फिर सेबी ने जो बात कही, एमफी ने जो एक डायरेक्टिव दिया था, और अब जो म्यूचुअल फंड अब जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है लोगों को कि यार मार्केट कहीं बहुत जल्दी तो नहीं चल गया। ये एक रिस्क होता है मार्केट में। और वीरू आप बिल्कुल सही आपने कहा। मैं मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने से कॉशन दे रहा हूँ मिड कैप स्पेस में कि अब यहाँ से अगर आपको सोचना है ना मिड कैप में, तो ये सोचें कि बेचना कहाँ है, लेना कहाँ है, ये नहीं, जो करंट है उसको होल्ड करना है मेरे ख्याल से। लेकिन और कुछ दिन के बाद ना, ये आज 15 तारीख वाला जो एडवांस टैक्स का मामला है ना, वो भी एक बार फिनिश हो जाएगा, तो लिक्विडिटी वाला मामला भी ठीक ठाक हो जाएगा वापस। मुझे लग रहा है ये शायद आखिरी हफ्ता हो जिसमें इस तरीके की और करेक्शन रहेगी। उसके बाद ऑब्वियसली एकदम से स्प्रिंग की तरफ भले ही बाउंस बैक ना हो, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है।
लेकिन अभी के लिए जब तक वो आए नहीं तब तक बहुत ज़्यादा कोई ब्रेव बनने की ज़रूरत है नहीं इस मार्केट में। खैर एक काम करते हैं, अब हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं कि अब क्या करना है इस समय इस मार्केट में। प्रकाश गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि ये करेक्शन जो हो रही है मिड और स्मॉल कैप में, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एग्जिट करेंगे या फिर मौके ढूंढिए बाय करने के? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जो जब करेक्शन आती है तो ये वैसा वाला माहौल है कि एक मोहल्ले में कोई एक आध घर में कुछ चोरी हुई या कोई गड़बड़ हुई, पुलिस आ गई तो सारे मोहल्ले का नाम खराब हो जाता है। मकान एक ही था जहाँ पे कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। तो ये जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जो आप जिसको भंगार कैप काफी टाइम रेफर करते हो, जो चीजें फंडामेंटली जस्टिफाइड नहीं है और फ्लोट कम होने की वजह से या जो भी कारणों की वजह से प्राइस इनके बढ़े हुए थे इतने ज्यादा, उस वजह से सारी स्मॉल कैप मिड कैप को आपने एक नजरिए से देखना शुरू कर दिया। मार्केट ने उनको ट्रीट करना शुरू कर दिया कि हर एक में फ्रॉड है, लेकिन फ्रॉड हो सकता है 60-70%, 80% चीजों में है, लेकिन जो बाकी की 20-30% है जहाँ जेन्युइन बिजनेसेस हैं, जहाँ पे अर्निंग्स की आपको कोई आशंका नहीं है कि यहाँ अर्निंग्स घटेगी या क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स में कोई फर्क पड़ना है, उनके प्राइस जब घटते हैं तो डेफिनेटली वो लेने का मौका बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मौके लेने के हैं और आपके पोर्टफोलियो में जो सफाई आपने नहीं की है तो अब सस्ते भाव में भी निकाल के करने की जरूरत होगी। जो जो स्टॉक्स गिर रहे हैं और ये एडवांस डिक्लाइन रेशो की जो आप बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली मार्केट का हुलिया बता रहा है कि जब चीजें जब बढ़ रही थी तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें बहुत सारी चीजें बिना फंडामेंटल के बढ़ रही, और वो अब जब करेक्शन आने लगा है तो आपको साफ दिख रहा है कि कहाँ पे बिना फंडामेंटल्स के प्राइस हाइक हुई थी, प्राइस अपसाइड आई थी, तो वो बहुत क्लियर दिख रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये पहला ड्रॉडाउन है या मतलब पहला मार्केट की घटने का एक फेज शुरू हुआ है फॉर अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स जो पिछले 3 साल में या 3.5 साल में मार्केट में जिन्होंने काम करना शुरू किया है। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो इनको ये आइडिया अब जाके आना शुरू होगा कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स और बिजनेसेस और ये सब मायने ज्यादा रखता है, प्राइस इतना मायने नहीं रखता है। और प्राइस इसीलिए अब जब करेक्ट होता है तो आपको ये चीज पे समझ आनी चाहिए। हाँ, गलती ये ना करें कि अच्छे कंपनीज के भाव जहाँ नीचे आ गए उसमें से आप निकल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाव वापस आ जाएंगे। तो ये ना हो कि अच्छी कंपनी से आप निकल गए और फालतू की कंपनी जो बहुत नीचे चली गई है वहां लॉस हो रहा है, इसलिए आप उनको लेके पकड़ के बैठे रहे। सो डोंट एंड अप, जिसको कहते हैं ना कि सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग टू द लूजर्स। ये चीज का सबसे बड़ा डर मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो क्वेरीज आ रही है वो इसी टाइप की आ रही है कि 30% 35% स्टॉक गिर गया, अब मैं क्या करूं इसका। तो उसमें तो लॉस करके आपको निकलना ही निकलना, पहले निकलना चाहिए था, नहीं निकले अभी भी निकल लीजिए, कैपिटल बचाइए। लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको थोड़ा प्रॉफिट अभी भी दिख रहा है उसको बेचने की चेष्टा ना करें, जस्ट बिकॉज थोड़े से रिडक्शन हुआ है, माहौल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो चुका है। आई थिंक बहुत अच्छी चीजें हैं अवेलेबल, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी तो रहेगी। किसी ओके प्रकाश, 2 मिनट आपको आई थिंक रिकनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आई थिंक बैंडविड्थ इशू आ रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, जरा एक बार मार्केट का को रिकैप कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे प्रकाश के पास वापस। देखिए मार्केट में अब थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग आई है। अगेन कल का लो था 22,256 के करीब, आज का लो है 22,260। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि मार्केट थोड़ा सा कोशिश कर रहा है उस लो को प्रोटेक्ट करने की। एग्जैक्टली कल का लो आज का लो है, तो ये इंटरेस्टिंग है। और एग्जैक्टली कल का जो हाई था, अच्छा कल का हाई था 22,452 और आज का हाई बना 22,446। कल का लो था करीब 22,256 और आज लो बना है अब तक 22,260 के करीब। आज का दिखा दीजिए मुझे जरा, 7 डेज नहीं आज का, मैं आज का देख रहा था, और आज का लो है 22,260। तो अभी तक के लिए तो मार्केट ने एक इनसाइड डे बनाया अभी तक कि कल के हाई से नीचे और कल के लो से ऊपर। प्रकाश वापस जुड़ गए हमारे साथ। तो प्रकाश एक काम करिए, आप 3-4 स्टॉक्स का एग्जांपल दे दीजिए जिनको आप इस करेक्शन में बाय करेंगे, और अगर देना चाहें तो 1-2 ऐसे स्टॉक बता दीजिए जिनको आप इस करेक्शन में बेचना चाहेंगे।
नहीं देखिए, बेचने वाली सूची तो बहुत लंबी है, जिनमें फंडामेंटल जैसे मैंने कहा जस्टिफाई नहीं करते, पर मेरे पास मैं खास उस पे काम करता नहीं हूँ, लेकिन आपके जितने स्टॉक्स जो खास करके बहुत छोटी कंपनीज हैं, हाल में ही आईपीओ आए हैं और रफ्तार उनकी बढ़ने की इतनी ज्यादा थी, वहां पे आपको निकलना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स आने से पहले ही आपने उसके अगले 2 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट किया हुआ है। तो ये खास वो ध्यान रखना है आपको, और उसमें एसएमई में तो बहुत लंबी लिस्ट है, अनुज, आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि आईपीओ में लो फ्लोट के चक्कर में भाव बढ़ना बहुत आसान हो चुका था। तो वो एक चीज है। दूसरी चीज जो गौर करने लायक ये है कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स के पास आज भी 40-50 हजार करोड़ का कैश है एज अ क्यूमुलेटिव इंडस्ट्री, और 8,000 करोड़ आपको हर महीने एसआईपी के जरिए भी आ रहा है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं क्वालिटी बिजनेसेस में लगेगा, तो हमको उस पर फोकस करना है। और उसमें से आप देखिए, जो बड़े लार्ज कैप, बात ये होती है कि झुकाव लार्ज कैप की तरफ ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी जो निफ्टी आज 22,000 समथिंग पे है, ये 23,000 24,000 पहुंचने में भी इसको कोई रोक नहीं पाएगा अगर लार्ज कैप चलना शुरू हुए। तो और अभी भी लार्ज कैप में आपको वैल्यूएशन कंफर्ट कई जगह बन रहा है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे एलएनटी है, एलएनटी के बिजनेस में हम देखते हैं कि बिजनेस तो इतना बढ़िया चल रहा है, लेकिन शेयर का भाव तो इतना कोई कूदा नहीं है, ऊपर गया नहीं है, वो धीरे धीरे वो भी रफ्तार पकड़ेगा। फार्मा कंपनीज हैं, आपके आईटी कंपनीज में अभी तक कोई रिवाइवल नहीं आया, एक आध दिन कोई मुंह आ जाता है इंफोसिस या टीसीएस में, लेकिन अभी तक टर्न अराउंड नहीं आया। तो आप उसमें देखिए, ओएफएसएस करके एक छोटी कंपनी आईटी के क्षेत्र में, सोनाडा सॉफ्टवेयर है, तो इनके बिजनेसेस तो ग्रो हो ही रहे हैं। तो अर्निंग्स जब आएंगी मार्च की, तब आपको ख्याल आएगा। और बैंक्स इग्नोर ना करें, चाहे बैंक निफ्टी का बिहेवियर जो भी हो वॉलेटिलिटी को लेकर, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सम ऑफ द पीएसयू बैंक्स, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इनपे इतनी जगह है आगे बिजनेस ग्रोथ की, कि कहीं ना कहीं री रेटिंग अभी नहीं तो 2 महीने बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर। सो थोड़ा सा वहां पे फोकस ज्यादा करें। और माइनिंग वाले क्षेत्र में मैंने एक कंपनी का नाम पहले शायद लिया है कि नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मोइल करके एक कंपनी है। अब इस टाइप की कंपनीज में अगर आपको एंट्री लेनी है और मार्केट आपको ये दे रहा है सॉफ्टनेस, क्योंकि सेलिंग थोड़ी बहुत आ गई है अक्रॉस द बोर्ड, तो उस टाइप की कंपनीज में आप लीजिए। लोग कोल इंडिया की बात करते हैं, एनएमडीसी की बात करते हैं, इसके पास भी उस टाइप की क्षमता है, एक मोनोपोली है, एक डिमांड साइड का कंफर्ट है, जो आपको कहीं ना कहीं आंकड़ों में दिखना शुरू हो जाएगा। तो वैल्यूएशन तो वापस आ ही रहे हैं सबके एक रीजनेबल लेवल पे। सो आई वुड बिलीव ये सारी कंपनीज में फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जो चीज आपको नहीं रखनी है, उसमें मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, कि जिस कंपनी की का पी मल्टीपल मार्केट के उसके सेक्टर से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वहां पे आपको सवाल उठाना शुरू करने पड़ते हैं कि भाई इसका बिजनेस ऐसा कितना है कि जो प्रीमियम इसको मिल रहा है। तो पी मल्टीपल जब री रेट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और फिर भी इस कंपनी का पी मल्टीपल ज्यादा है, वो किस वजह से है? कोई हो सकता है डिमांड सप्लाई और फ्लोट की कम फ्लोट होने की वजह से है। उसको आप गौर कीजिए और उसके फंडामेंटल्स की तहकीकात कीजिए, उसमें थोड़ा छानबीन करके निकालिए, तो आपको निकल आएंगे नाम। एक एक क्षेत्र जो केमिकल्स का है, जिसमें टर्न अराउंड दिख रहा है, उसमें भी लोगों का एक्सपोजर बहुत कम है। ऑफ कोर्स आंकड़े अभी भी ऐसे नहीं आए कि आपको लगे कि पूरी तरह से टर्न अराउंड हो गया, पर मैं बोलता आया हूँ कि टाटा केमिकल्स जैसी कंपनीज आपको आगे चल के, फॉरगेट दैट टाटा सन्स के आईपीओ की वजह से क्या हुआ ये हुआ, लेकिन आज भी 1100 के आसपास अगर ये चीज आपको मिल रही है, तो फ्यूचर को, बिजनेस को देखते हुए अच्छी चीजें आपके हाथ लग सकती है। सो जो जिस जिस एंट्री पॉइंट्स की हम वेट कर रहे थे अनुज, वो आ रहे हैं, नजदीक हैं, शायद थोड़े और अच्छी तरह से मिल जाए आपको, लेकिन उनसे डर के उनको गंवाना नहीं है। ये मुद्दा ये है मेन, कि आप डर जाएंगे अगर, तो आप अच्छी चीजें ले ही नहीं पाएंगे कभी। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ फोकस। और बॉटम तो बिल्कुल आपका ऐसा परफेक्ट बॉटम तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट जहां जहां आ रहा है सेक्टर्स में, पी मल्टीपल डाउन रेट जो हो रहे, डाउन साइड में री रेट हो रहे हैं, उनको पकड़ना ज्यादा जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश सर, आपने एक बिल्कुल सही नपी तुली अप्रोच दी यहाँ पर। अच्छा, एक दो स्पेस मैं जहाँ पे प्रकाश सर आपका व्यू जानना चाहूँगा, जहाँ जो वेल्थ क्रिएटर रहे हैं बीते 5-7 साल में, लेकिन कुछ इश्यूज थे जो इस बार डेंट पहुँचा के गए। मेरा इशारा या फिर मैं जहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ वो है हॉस्पिटल स्टॉक्स। आप फोर्टिस को ले लीजिए, आप अपोलो को लीजिए, आप ग्लोबल हेल्थ को लीजिए, आप मैक्स को लीजिए, बड़े अच्छे वेल्थ क्रिएटर थे, बट माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस बार इनमें भी डेंट आया, इनमें भी पेन था, हार लेवल से गिरे हुए है।
अभी आप इस स्पेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं जिसकी मोर लेस ज्यादा प्रेजेंस जो है वो मिड कैप में है? वीरू देखिए, ये बिजनेस में बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आपको ग्रोथ आ रही है, वो पी मल्टीपल एक्सपेंशन की वजह से नहीं और ईपीएस ग्रोथ की वजह से आ रही है। अगर आप इनको एक एक को एनालाइज करेंगे, बहुत एक ट्रेंड हो गया था, एक फैशनेबल वो हो गया था कि हॉस्पिटल्स हिंदुस्तान में चलेंगे, लेकिन हॉस्पिटल्स की अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं सारी ओवर प्राइस्ड है अपनी सर्विसेज को लेके। और जो सुप्रीम कोर्ट या सरकार की तरफ से हो रहा है, फार्मा कंपनीज के ऊपर भी जो अंकुश लगाए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक रीजनेबल रियलिटी चेक आएगा और बाद में ये समझ आएगा कि हर एक हॉस्पिटल इतने बड़े बिल्स जो बनते हैं लोगों के और इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से, इंश्योरेंस कवरेज की वजह से ये बच जाते हैं, निकल जाते हैं। वो सब आपका जो है बबल जो है थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं मॉडरेट होगा। तो बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जिनका बिजनेस मॉडल मुझे लगता है कि एथिकली और फाइनेंशियली दोनों बहुत अच्छी तरह इन सिंक है। उसमें से एक नारायण रुदालय है जिसका मैंने देखा है फर्स्ट हैंड क्या कामकाज कैसा है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं। बाकी सारे जो है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो एक करेक्शन आएगा और एक कंसोलिडेशन का दौर इसमें शुरू हुआ है। छोटे अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बड़ी चेंज के साथ मिलके काम करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। तो वो दौर आपको जब होता है तो ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छी तरह आपको रिटर्न नहीं दे पाते। कंसोलिडेशन के जोन में एटलीस्ट एक आध साल और अभी लग सकता है। तो जहां है वहाँ टॉपिंग आउट सा आपको माहौल डेफिनेटली दिखना लगेगा। खास करके जो बड़े स्टॉक्स है उसमें तो दिख रहा है, मिड कैप्स में भी वो चीज नजर आने लगी। ओके, मीनवाइल बैंकों में रिकवरी आनी शुरू हुई है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो बैंक्स रखिएगा। पहले कोटक लेकर आइए एक्चुअली, ठीक है, पहले आईसीआईसीआई का कोई दिक्कत नहीं। आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर, और अब कोटक देखिए, कोटक में अच्छा मूव आया, डे हाई पर आया कोटक, और आईसीआईसीआई बैंक ये भी डे हाई पर आया। इन्होंने बैंक निफ्टी की रिकवरी में हेल्प की है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल है। कल का एक्शन रिप्ले है इस समय थोड़े छोटे लेवल पर, लेकिन जिस तरीके के मूव बन रहे हैं, कल फिर निफ्टी में भी ऐसा हुआ था, आज बैंक निफ्टी में भी ऐसा हो रहा है। ये टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे होता है, लेकिन ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रकाश, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? पॉजिटिव बैंक्स पे एचडीएफसी बैंक ऑफ कोर्स एक अपनी अलग वो बना रहा है जगह पोर्टफोलियोज में, वैल्यू बाइंग, जहाँ पे जो लोगों का फोकस वैल्यू बाइंग पे, उसमें उन पोर्टफोलियो में उसका समावेश हो रहा है। वेयर आईसीआईसीआई बैंक में तो आप ये देखिए प्राइस में टर्न अराउंड बहुत जल्दी आ सकता है। आपने इनफैक्ट दोनों बैंक ऐसी चुनी है जो मुझे ये लग रहा है कि मार्च एंड तक आते आते इसमें शायद आपको जो फरवरी की शुरुआत में लेवल्स थी वो भी दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये जो करेक्शन आया है पिछले 30-35 दिन का, ये कवर हो जाएगा क्योंकि बैंकों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के पूरे आसार हैं। ये तो हमने सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज फ्लो को भारी होते हुए देखा है, जो बिजनेस न्यूज फ्लो को कम होते हुए देखा है, लेकिन बिजनेस तो चल ही रहा है। तो जैसे ही कैपिटल एक्सपेंशन के आंकड़े आने लगेंगे और इन्फ्लेशन जिस हिसाब से काबू में दिख रहा है होते हुए, एटलीस्ट कोर इन्फ्लेशन, मुझे लगता है बैंकिंग में एक सेकंड लेग ऑफ ग्रोथ जो है, जो क्रेडिट एक्सपेंशन जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में, वो आना शुरू हो जाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो पीक आउट हो चुकी है, तो इसके बाद कॉस्ट ऑफ फंड धीरे धीरे कम ही हो सकती है, जून के बाद हो सकता है, इससे बढ़े नहीं। तो दैट इज अ वेरी गुड एसेट लायबिलिटी मैच। तो ये देखते हुए मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डेफिनेटली एक अंडर ओनरशिप है एंड दैट विल प्रोबब्ली रिवर्स। आईसीआईसीआई बैंक शायद जल्दी आपको वो दे। एचडीएफसी बैंक के थोड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज है, इसलिए आपको 2 क्वार्टर की वेट करनी पड़ेगी, लेकिन फंडामेंटली आई थिंक दोनों ही स्ट्रांग है। एचडीएफसी बैंक तो बिल्कुल बढ़िया है। मैं तो कई बार बोलता आया हूँ कि 1400 पे जब मिल रहा था तो ये लेवल आपको शायद बहुत बहुत आगे चल के बहुत टाइम तक दिखने ना मिले। तो अब वो 1700 होगा, 1800 पे रुकेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट जो एक रफ्तार जो आएगी वो आईसीआईसीआई कोटक में शायद जल्दी आए। सभी माधवीपुरी बुच सेबी एनआईएसएम कॉन्फ्रेंस में एड्रेस कर रही हैं। आप आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पीच को सुन सकते हैं। और अभी रीट्स और इनविट्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर बात हो रही है। अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई बात होगी तो हम उसको कट करेंगे, लेकिन एक बार एक्चुअली सुन लेते हैं कि माधवी मैम बोल क्या रही है। एक बार सुने जरा। Bonds. This is another one of my favorite pictures, and I was advised
in a forum where I recently used this saying कि हमारा एक उधर एक इंडियन हीरो भी होना चाहिए. मैंने कहा ठीक है, अगली बार अक्षय कुमार को वहाँ पे डाल देंगे. So, you know, the time has come. We all know and we're all delighted that now Government of India bonds will be part of the global indices. And that automatically means that a lot of passive investment will come into the country. The reason we are delighted is that once a benchmark and a yield curve has been established for the sovereign debt, then there is a lot of confidence in terms of investing in the corporate debt as well. So we are expecting that on the back of the inclusion of sovereign debt in the global indices, there will be a significant interest in corporate debt. And so it won't be long before we have an Akshay Kumar standing over there. And certainly, I've asked one of my colleagues to say, yaar, kuch AI lagao aur wahan pe Akshay Kumar ko bithao. Okay? So we are going to do that very soon. But I think the important thing is to take stock of where we are already. This is a very little known fact. But if you look at our bond market, even as it exists today, while the secondary market has relatively very low liquidity because most of the investors are buy and hold kind of investors, the primary market is actually very robust. So what's really happening, we see here, this is a percentage which is reflecting that if the entire corporate sector in India is borrowing 100 rupees from the banking system, how much is it borrowing from the bonds? Through the markets, through the bond market. So as you can see, it reached a peak of about 68, almost 70%. And there was a reason for that, chief economic ओके तो चलिए कुछ देर में वापस अगर माधवी मैम अब थोड़ा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करेंगे तो वापस आएंगे उस पर. प्रकाश, आईटीसी पर आज की ब्लॉक डील के बाद अब क्या व्यू बन रहा है? अनुज, मुझे लगता है आईटीसी में जो डैमेज हुआ था, प्राइस डैमेज स्क्रीन पे, ये होटल के अनाउंसमेंट, होटल के डीमर्जर के अनाउंसमेंट के बाद, वो आज उस चरण की एक समाप्ति होगी. इसके बाद कोई आपको डाउनग्रेड या इसके बाद कोई इस पे आशंका हो कि कैसे चलेगा, क्या करेगा, बिल्कुल नहीं होगी. आप ये देखिए, आईटीसी में जितना नीचे आता है उतना आपकी डिविडेंड यील्ड इंप्रूव हो जाती है. और आज के जमाने में आपके पास बहुत कम कंपनीज हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड को लेके विजिबिलिटी अगले कई सालों की कायम. ये जो पीएसयूज हैं, इसमें आपको 1-2 साल ठीक ठाक हुआ, सरकार ने पैसा लिया, जुटाया, उसमें से डिविडेंड आ गया, आगे चल के क्या होगा ये नहीं पता. आईटीसी के बिजनेस में कांस्टेंट बेसिस पे कैश मशीन है, अपना जनरेट करती रहती है. तो मुझे लगता है जो आज डील हुई है 400 रुपए के आसपास, ये एक बेस सा बन जाएगा इस चरण के लिए. और ये एग्जैक्टली वो फेज है जो एचयूएल को 600 रुपए पे हुआ था. 600 रुपए पे जब एचयूएल में कुछ डील्स हुई थी और उसके बाद आपने देखा कि आगे चल के एचयूएल की रफ्तार अगले 2-3 साल में हुई. मैं तो इतना पॉजिटिव हूँ कि मुझे लग रहा है 1 साल 1.25 साल के अंदर आईटीसी शायद आपको 550-555 की जोन में दिखने लगेगा. और ये होगा जब होटल का डीमर्जर एक्चुअली नजदीक आएगा, क्योंकि होटल की जो वैल्यूएशन है उसकी उस पर अभी तक कोई चर्चा इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया किस रेशो में, किस भाव पे आपको शेयर मिलेंगे. लेकिन जिस दिन मिलेंगे, आप देखिए सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से वो इतना डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है. तो मेरा तो टारगेट इसमें काफी ऊपर है, 30-35% की अपसाइड देख रहा हूँ मैं. बट आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव. तो इस माहौल में जब आपको स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी चिंता है और आपको कैश नहीं संभालना समझ आ रहा है कि किससे लिक्विड में रखें, क्या करें, आप आईटीसी लेके बैठ जाइए. आपको डिविडेंड आते रहेगा और ग्रोथ तो आती रहेगी और एक प्रोटेक्शन सी हो जाएगी. इतनी डिमांड नहीं तो आती ही नहीं 400 रुपए पे, जिस हिसाब से ये कुछ मिनटों में सारा इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब अब्सॉर्ब हो गया. ओके, चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज की इस बातचीत में शामिल हुए. सभी सेक्टर्स पर, स्पेशली मिड कैप में और स्मॉल कैप में कंफ्यूजन क्या है, रणनीति क्या रखें, क्या अवॉइड करें, क्या पिक करें, सब पे आपने बातचीत करी. और एक बार बस इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में जरा इंडिसेस ले आइए. निफ्टी अभी भी एक छोटा सा पुल बैक आया था करीब 22,250 की ट्रैजेक्टरी से, बट अभी करीब 22,294 पे ट्रेड करता हुआ. और जरा मिड कैप इंडेक्स लेके आइए 47,114, यानी करीब अभी भी 1000 अंकों के नुकसान के साथ. और आज का स्टॉक ऑफ द डे इट्स आईटीसी 431.40 पर. अभी भी जिस ट्रैजेक्टरी में खुला, मतलब लगभग 3 हाइज लगाए इसने, 431 के,
और उसी ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ आज अनुज आई थिंक मेरे ख्याल से ITC कन्विक्शन के साथ जुटा हुआ है। आई मीन बाकी दूसरी फोर्सेस भी काम करती हैं इस पर। आई थिंक अब जैसे भी प्रकाश कह रहे थे, अब ये एक अच्छा मतलब सूटेबल बायर लग रहा है ना। 100% देखिए बॉटम बन गया है वीरू, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपके पास इतनी बड़ी ब्लॉक डील विंडो में एग्जीक्यूट हो जाए ना, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा आपको। और ये तो मैं बताऊं आपको, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी कि जितने ब्लॉक का साइज था बुक उसकी डबल हो गई थी ब्लॉक विंडो में लेने के लिए। मतलब आप सपोज करिए, आप समझिए इस चीज़ को कि इतनी बड़ी ब्लॉक डील उसका डबल बिकने को तैयार था, ठीक है ना। और मार्की नेम्स एक से एक, तो ऑब्वियसली एक यहाँ पर करेक्ट भी हो चुका था स्टॉक। तो ये तो एक क्लियर था कि इसमें तो बॉटम बन चुका है, ठीक है। अब आपको लेना है या नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। अपसाइड कितनी है, अपसाइड में भी ना ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधा आपको इसी महीने 500 दिखा देगा, ये भी नहीं होगा उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन खैर डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, ये आज की ब्लॉक डील से क्लियर हो गई। चलिए खैर इस चीज़ को, अब इस शो को यहीं समेट लेते हैं, क्योंकि मिड कैप में अभी भी काफ़ी पेन है। 1:9 का एडवांस डिक्लाइन है। और अब ट्रेडर्स हॉटलाइन में काफ़ी सवाल होंगे आपके। नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनु। दो ही चीज़ें आज दिमाग में आ रही, एक ITC की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और एक मिड कैप की धुलाई। बिल्कुल, तो ये दो आज के यही दोनों चीज़ें हमने सुबह डिस्कस की थी। यही सुबह हमने डिस्कस की थी। एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट बिल्कुल बिहेव कर रही है। मिड कैप पे 1000 पॉइंट की फॉल है, 2% से ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है। चलिए हेडलाइन से शुरुआत करेंगे, फिर आपके सवाल जवाब लेंगे कि कैसे कैसे आपको इस समय जूझना है अपने स्टॉक्स के। तो